हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। ड्राइव की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पार्ट 1 आपने देखा, पार्ट 2 की वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गाइस, ड्राइव की सीटें बिल्कुल कैंसिल नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन ने बेशक बहुत सारी पाबंदियाँ लगाई हैं तकरीरों पे, लेकिन ख़बर यही है जो कि गैर मुसद्दक़ा है, अनऑफिशियल, जिसे आप कह लें, आई रिपीट, इट्स अनऑफिशियल, कि ड्रैप ने ख़त लिखा है कि जी हमारा प्रोसेस कंप्लीट किया जाए। आप मोटिवेटेड रहें, तैयारी जारी रखें, थोड़ी थोड़ी रखें लेकिन जारी रखें। तो गाइस, आज हम बात कर लेते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस और केमिस्ट्री के रिमेनिंग पार्ट की। लास्ट में हमने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक और बायोकेमिस्ट्री को देखा। तो गाइस, एक बात याद रखें, जो हमारे पास गैमा रेज होती हैं, ये एमसीक्यू आता है, हमारे पास जो गैमा रेज होती हैं इनकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है। इनकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है, तो जिनकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है उनकी एनर्जी मैक्सिमम होती है। इसके मुकाबले में रेडियो वेव्स जो है इनकी लॉन्गेस्ट इनकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है और इनकी एनर्जी जो है वो लीस्ट होती है या लो होती है। तो हमारे पास जो गैमा रेज हैं इनकी वेवलेंथ है दैट इज लेस देन 0.01 नैनोमीटर, 0.01 नैनोमीटर। इसके बाद दूसरे नंबर पे एक्स रेज आ जाती हैं, उनकी शुरू होती है 0.01 नैनोमीटर से लेकर 10 नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर। उसके बाद अल्ट्रा वायलेट है, इसकी जो रीजन है ये है 200 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर। लेकिन अगर वैक्यूम यूवी की बात करें तो वो 10 to 200 नैनोमीटर तक आती है और बाज़ जगह पे 1 to 200 नैनोमीटर की भी ऑप्शन मौजूद होती है। विजिबल जो है वो 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक जाती है, या बाज़ जगह 750 नैनोमीटर भी लिखा होता है, मोस्टली 750 नैनोमीटर ही है। यूवी विजिबल की ओवरऑल अगर हम रेंज देखें तो वो 200 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर तक जो है वो जाती है। उसके बाद हम आई आर की बात कर लें, आई आर हमारी जो है 750 नैनोमीटर से लेकर वो 1 mm तक जाती है, 1 mm तक जाती है। देन कम्स द माइक्रोवेव, माइक्रोवेव जो है 1 mm से लेकर 1 मीटर तक जाती है उसकी वेवलेंथ। जबकि जो रेडियो वेव्स जो मैंने आपको बताया वो 1 मीटर से लेकर 100,000 किलोमीटर यानी उसकी वेवलेंथ जो है वो बनती है। तो इट मीन्स कि रेडियो वेव्स हैव द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बट द शॉर्टेस्ट एनर्जी, जबकि हमारे पास गैमा रेज जो है इनकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है और इनकी हाईएस्ट एनर्जी है। तो इसके बाद एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की बात कर लें, अक्सर रिपीट होता है कि लैम्डा मैक्स ऑफ बेंजीन जो है 254 नैनोमीटर है, बाज़ जगह 257 भी लिखा होता है बट इट्स 254 नैनोमीटर। उसके बाद एस्प्रीन की 265 नैनोमीटर जो है लैम्डा मैक्स है। पैरासीटामोल की मैंने पहले भी पिछली वीडियो में बताया 257 भी है और कई जगह पे 243 नैनोमीटर भी जो है वो जिक्र किया गया है। उसके बाद गाइस, अगर हम इंपॉर्टेंट बात करते चलें कि जो हमारे पास बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा इसको हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका मेल्टिंग पॉइंट है 50 डिग्री सेल्सियस और ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है या फाइन पाउडर की फॉर्म में होता है। ये एमसीक्यू आ जाता होता है कि बेकिंग सोडा का दूसरा नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, या सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा। इसी तरह सोडियम कार्बोनेट को हम कहते हैं वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं, वॉशिंग सोडा। ये वाइट ऑर्डरलेस पाउडर है। जबकि मैंने बताया बेकिंग सोडा जो है वो वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड भी है, वाइट पाउडर भी होता है या फाइन पाउडर भी होता है। जबकि सोडियम कार्बोनेट जिसको हम वॉशिंग सोडा कहते हैं वो वाइट ऑर्डरलेस पाउडर है। उसके बाद जी विनेगर का मैंने आपको शायद बताया था कि एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड है, 5 to 20% बाय वॉल्यूम एसिटिक एसिड जो है इसके अंदर मौजूद होता है। तो गाइज, अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं यूवी विजिबल, एनएमआर, मैस, आईआर की। तो जी गाइस, थोड़ा सा यूवी विजिबल पे बात कर लेते हैं। रेंज मैं बता चुका हूँ, तकरीबन 200 से 750 नैनोमीटर तक होता है या 200 से 700 नैनोमीटर तक इसकी स्पेक्ट्रम है। तो जो मालिक्यूल्स, जो कंपाउंड्स हैं, जब वो यूवी को ऑब्जॉर्व करते हैं तो क्या होता है कि उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक रीजन स्टेट से दूसरी स्टेट तक प्रमोट होते हैं, यानी मूव करते हैं फ्रॉम वन स्टेट से लेकर जो इलेक्ट्रॉन है दूसरी एनर्जी स्टेट पे जाते हैं। तो अगर एक कंपाउंड अगर यूवी विजिबल को अब्जॉर्ब नहीं करता, इसका मतलब है उसके अंदर कोई कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है। लेकिन अगर एक कंपाउंड यूवी विजिबल को अब्जॉर्ब करता है तो इसका मतलब है कि उस कंपाउंड के अंदर कार्बोनल ग्रुप या कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स जो है वो मौजूद हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर यूवी की अब्जॉर्प्शन नहीं आती तो इसका मतलब है उस कंपाउंड में कोई भी कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड नहीं है। लेकिन अगर कोई कंपाउंड अगर यूवी विजिबल रीजन में अपनी अब्जॉर्बेंस शो करता है तो इट मीन्स कि उसके अंदर कार्बोनल कंपाउंड या कोई कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स वगैरह मौजूद हैं, जैसे कार्बोनल कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स, ऑल अब्जॉर्व यूवी विजिबल। सारे कार्बोनल कंपाउंड्स या एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं वो यूवी विजिबल में अब्जॉर्बेंस देते हैं। तो ये कुछ मैं ज़ाहिर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि causes electrons within the molecule to be promoted from one energy level to another
हायर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, यानी कि मालिक्यूल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक एनर्जी लेवल से उससे हायर एनर्जी लेवल तक जो है मूव करते हैं जब उनको यूवी विजिबल रीजन से गुजारा जाता है। तो इसके अंदर नाज़रीन हम ये चेक करते हैं कि यूवी विजिबल हमें बेसिकली अब्जॉर्बेंस बताता है, लैम्ब्डा मैक्स बताता है, ठीक है। और इसके लिए इंपॉर्टेंट जो क्या है कि वो है हमारे पास बियर लैम्बर्ट्स लॉ। बियर लैम्बर्ट लॉ जो है वो गवर्न करता है यूवी विजिबल में अब्जॉर्बेंस को, कि अब्जॉर्बेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेसिकली टू द कंसंट्रेशन। तो इसके बाद गाइस हम आसान आसान सी चीज़ें बतानी है ताकि आपको ये याद भी रह जाएं। तो यूवी विजिबल इंपॉर्टेंट पॉइंट ये क्या बताता है, कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड्स और कार्बोनल कंपाउंड्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि अगर ये कोई भी कंपाउंड ये यूवी विजिबल रीजन में अब्जॉर्बेंस शो करता है उसकी रेडिएशन पास करने से, तो इसका मतलब है उस कंपाउंड के अंदर कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड्स मौजूद है। अगर नहीं करता तो उसमें कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड या कोई कार्बोनल कंपाउंड मौजूद नहीं है। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक लोअर एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल तक प्रमोट करते हैं। इसके बाद गाइस हम बात कर लेते हैं आईआर की। तो गाइस आईआर को समझने से पहले हमें ये देखना कि इसका जो फंक्शनल ग्रुप रीजन है, फंक्शनल ग्रुप रीजन है और एक रीजन है जिसे कहते हैं फिंगरप्रिंट रीजन। फंक्शनल ग्रुप रीजन की जो रेंज है वो है जी तकरीबन 1300 पर सेंटीमीटर से लेकर 5000 सेंटीमीटर तक, नोट कर लें, एमसीक्यू आ जाता है। जबकि हमारे पास जो फिंगरप्रिंट रीजन है उसकी 667 से लेकर 1300 पर सेंटीमीटर तक है। इन रीजन्स में मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड्स जो हैं वो अपने फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं वो जब आईआर लाइट ऑब्जॉर्व करते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस को ऑब्जॉर्व करते हैं, तो वो मुख्तलिफ फंक्शनल ग्रुप डिटेक्ट होते हैं। तो व्हाट डज आईआर शो? आईआर क्या होता है? आईआर की जब रेडिएशंस, जब कंपाउंड्स जो है उसकी एब्जॉर्प्शन होती है उनकी, तो यानी जब आईआर रेडिएशन से गुजरते हैं तो होता क्या है कि उनके अंदर जो कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो मूव करते हैं फ्रॉम ए लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल टू हायर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, कोवलेंट बॉन्ड्स। जबकि यूवी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की बात हुई थी, यहाँ पे क्या कोवलेंट बॉन्ड्स जो है फ्रॉम लो एनर्जी लेवल से, लो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल से ऊपर वाले वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल पे जाते हैं। तो इसका मतलब है ये कंपाउंड्स बेंडिंग या स्ट्रेचिंग प्रॉपर्टीज़ जो है वो शो करते हैं। तो डेफिनेटली इसके बारे में एक और पॉइंट जो है मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, पढ़ के बता देता हूँ आपको। जो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स रिक्वायर ग्रेटर एनर्जी टू वाइब्रेट। बड़े जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं उनको एनर्जी चाहिए होती है वाइब्रेट करने के लिए, ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, स्ट्रेच और बेंड। देयरफॉर सच बॉन्ड्स अब्जॉर्ब इंफ्रारेड रीजन ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ्स। तो इंफ्रारेड रीजन, सच कंपाउंड्स जो हैं, बॉन्ड्स जो हैं वो इंफ्रारेड रीजन में अपनी अब्जॉर्बेंस जो है वो शो करते हैं ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ जो है होती है इसकी। इसके बाद डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स ऑब्जॉर्व आईआर रीजन एट डिफरेंट वेवलेंथ्स, मुख्तलिफ वेवलेंथ्स के ऊपर मुख्तलिफ कंपाउंड जो है अपने मुख्तलिफ फंक्शनल ग्रुप्स जो है वो बताते हैं, जिसकी वजह से हम ये शो करते हैं कि जी हमारे पास क्या मुख्तलिफ किस्म के फंक्शनल ग्रुप्स कंपाउंड्स के अंदर मौजूद हैं। तो गाइस बेसिकली ये हमें फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन बताता है। मैंने आपको रीजन बता दिया है कि फिंगरप्रिंट रीजन से लेकर तकरीबन 5000 सेंटीमीटर तक इसकी रेंज है। फिंगरप्रिंट रीजन जो है हमारा वो पहला रीजन है, जबकि फंक्शनल ग्रुप रीजन जो है उसमें हम 1300 से लेकर 5000 तक फंक्शनल ग्रुप को डिटेक्ट करते हैं। तो बेसिकली आईआर जो है हमें बताता है फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन के कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स जो है कंपाउंड्स के अंदर मौजूद हैं। और इसका खुलासा क्या है कि डबल कोवलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं जो मौजूद हैं वो एक लोअर एनर्जी स्टेट से अपर एनर्जी स्टेट में जाते हैं, लोअर वाइब्रेशन एनर्जी स्टेट से हाई वाइब्रेशन एनर्जी स्टेट पे जाते हैं, और आईआर हमें जो है फंक्शनल ग्रुप्स बताता है। तो जी गाइस एनएमआर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, एक्चुअली होता क्या है एनएमआर के अंदर कि हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर जो न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं वो जब एक लोअर स्पिन एनर्जी लेवल से हायर स्पिन एनर्जी लेवल में जाते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में, और वो कंपाउंड्स क्या ऑब्जॉर्व करते हैं? रेडियो वेव्स। जी रेडियो वेव्स इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। तो जब वो लो स्पिन एनर्जी लेवल से हायर स्पिन एनर्जी लेवल की तरफ जाते हैं तो डैट इज़ बेसिकली कॉल्ड द एनएमआर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस का ये प्रिंसिपल है। तो इसके अंदर हम मुख्तलिफ किस्म के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके न्यूक्लियर के अंदर प्रोटॉन की स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। इसके अंदर एक जो एनएमआर के अंदर स्टैंडर्ड यूज़ होता है, एनएमआर स्टैंडर्ड उसे कहते हैं, रेफरेंस स्टैंडर्ड, वो है टीएमएस, टेट्रामिथाइल साइलेन। नोट कर लें, एमसीक्यू आ जाता है। इसमें टर्म यूज़ होती है केमिकल शिफ्ट। केमिकल शिफ्ट क्या है? द सेपरेशन पीक है जो किस चीज़ की है? टीएमएस की विद एनी अदर स्पेक्ट्रम। कोई भी और स्पेक्ट्रम के अंदर पीक है, जब उसको टीएमएस के साथ अगर जो सेपरेशन होती है डेट इज़ कॉल्ड केमिकल शिफ्ट। तो आगे बात करते हैं हम एनएमआर के बाद किसकी? मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी की। जी गाइस, मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हमारे पास क्या होता है कि हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके ऊपर बम्बार्डमेंट की जाती है वेरी हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम की। उसकी वजह से क्या होता है कि
उनके अंदर जो है कोलिजन्स होती हैं, और कोलिजन्स के बाद जो है उनके अंदर एक मॉलिक्यूलर आयन प्रोड्यूस होता है। मॉलिक्यूलर आयन क्या होता है कि कभी कोई भी कंपाउंड एक इलेक्ट्रॉन जब लूज़ करता है तो उसमें मॉलिक्यूलर आयन प्रोड्यूस होता है। जब मॉलिक्यूलर आयन प्रोड्यूस होता है तो उसके बाद क्या कि जब फ्रेगमेंटेशन होती है तो हमें मुख्तलिफ़ किस्म की स्ट्रक्चरल जो है प्रॉपर्टीज़ हम देख सकते हैं। तो ये बेसिकली मैस टू चार्ज रेशो जो है हमें बताता है जो हमारे पास मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी है। इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट टर्म यूज़ होती है बेस पीक। तो बेस पीक गाइस वो वाली पीक होती है, मैं अगर आपको एग्जैक्ट लाइन पढ़ के बता दूं, द लार्जेस्ट पीक फाउंड इन ए मैस स्पेक्ट्रोस्कोप इन ए मैस स्पेक्ट्रम, कि जो लार्जेस्ट पीक होती है उसको हम बेस पीक कहते हैं, दैट ऑफ हाईएस्ट इंटेंसिटी, जिसकी बहुत ज़्यादा हाईएस्ट इंटेंसिटी हो, यानी जो लार्जेस्ट पीक है और हाईएस्ट इंटेंसिटी है, दैट इज़ कॉल्ड द बेस पीक एंड इज गिवन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 100, और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो क्या है, 100 है। द इंटेंसिटीज ऑफ ऑल अदर पीक्स आर एक्सप्रेस रिलेटिव टू द हाइट ऑफ द बेस पीक। बाकी सारी पीक्स की जो इंटेंसिटीज है उनको हम कंपैरिजन में रखते हैं किसकी हाइट के, जो हमारी बेस पीक होती है। ए मैस स्पेक्ट्रम इज हाईली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पर्टिकुलर कंपाउंड, ये यानी कि बहुत ही एक्यूरेट वैल्यूज जो है इसको हमें मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमें देखने को मिलती हैं। तो गाइस ये मैंने आपको यूवी विजिबल, एनएमआर, मैस और आईआर के बेसिक प्रिंसिपल्स बता दिए, और बाकी मैं ये आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि बीएस बाल से ये आप पढ़ लें, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बीएस बाल से पढ़ लें, या फिर थर्ड ईयर की पैविया से वहाँ पे अगर आप पढ़ लें बहुत अच्छी बात है। अगर आप ये भी नहीं पढ़ सकते तो मैं पहले भी बहुत दफ़ा रिपीट कर चुका हूँ कि एक मैडम ने कोई नोट्स बनाए थे पीपीएससी के 2019 में, उन्होंने बहुत अच्छा और शॉर्ट लिखा है, वहाँ से आप कर लें ताकि आप बुक पढ़ लें। लेकिन मैंने मेन थीम्स आपको बता दी हैं कि आपको ये याद रह जाए कि इसके अंदर होता क्या है। हाँ, इसकी आपने डायग्राम्स वगैरह देख लीजिए, जितना टाइम नहीं होता, और इसके जो है डिटेक्टर्स के एक एक दो जो है वो नाम भी आप लाजमी तौर पे देख लीजिएगा। तो गाइस एंड पे अगर कहते हैं तो कंपैरिजन कर देता हूँ। जी हाँ, यूवी विजिबल, एनएमआर, मैस और आईआर का। तो सबसे पहले हम यूवी विजिबल की बात की थी कि यूवी विजिबल जो हमारे पास है उसकी रीजन जो है वो तकरीबन 200 से लेकर 750 या 700 नैनोमीटर तक जो है वो हमारे पास यूवी विजिबल का रीजन जो है वो बनता है। जबकि हमारे पास जो यूवी विजिबल है उसमें हम लैम्डा मैक्स जो है वो चेक करते हैं, अब्जॉर्बेंस, स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज़ बताता है कंपाउंड्स की, और इसके बाद आईआर जो है हमें फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन बताता है। एनएमआर जो है हमें मुख्तलिफ स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटॉन्स विद इन द मॉलिक्यूल जो बताता है कि जो उनके अंदर न्यूक्लियाई जो हैं जो वो मूव करते हैं फ्राम लो स्पिन एनर्जी लेवल टू हायर स्पिन एनर्जी लेवल। जबकि आईआर के अंदर हमारे जो कोवलेंट बॉन्ड्स जो मौजूद होते हैं वो वन वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे जाते हैं। जबकि यूवी विजिबल के अंदर हमने देखा कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पे जाते हैं। जबकि मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने देखा कि हम एक इलेक्ट्रॉन हाई बीम बम्बार्ड करते हैं, इसकी वजह से मॉलिक्यूलर आयन प्रोड्यूस होते हैं, और उसको फिर हम कंपैरिजन करते हैं, जो हाईएस्ट पी इंटेंसिटी हो, लार्जेस्ट हो, उसको हम बेस पीक कहते हैं, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 100 है, रेंज जाती है उसकी, और उसको हम कंपैरिजन करते हैं दूसरी पीक्स के साथ, और ये बताता है हमें मैस टू चार्ज रेशो। तो गाइस एंड पे थोड़ा सा मेडिसिनल केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो जी गाइस जो मेडिसिनल केमिस्ट्री है तो बहुत ज़्यादा टफ है, मतलब मेरा तो फील्ड नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि आपने मेडिसिनल केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या करनी है। जी मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर आपने कुछ ग्रुप्स हैं, इनके इफेक्ट्स देख लेने हैं। जी इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप क्या है, इफेक्ट ऑफ हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप क्या है, इफेक्ट ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप क्या है, अमाइनो ग्रुप क्या है, हेलोजन ग्रुप क्या है, इफेक्ट ऑफ नाइट्रोजन ग्रुप क्या है, इफेक्ट ऑफ अनसैचुरेशन क्या है, इफेक्ट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट क्या है, इफेक्ट ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है। अगर मैं थोड़ा सा इधर बताऊँ कि अगर इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप देखा जाए तो द इंट्रोडक्शन ऑफ मिथाइल ग्रुप यूजुअली इंक्रीज द लिपोफिलिसिटी ऑफ ए कंपाउंड। तो अगर हम मिथाइल ग्रुप्स अगर किसी कंपाउंड्स में डालते हैं तो इसकी वजह से लिपोफिलिसिटी बढ़ती है। तो अगर आप 5 से पढ़ लें तो 5 बहुत अच्छी है, लेकिन अगर नहीं है तो फिर कंसाइज एंड कंसेप्चुअल से कुछ तो देख लें, ठीक है। तो मेरा ये सजेशन आपको कि कंसाइज एंड कंसेप्चुअल से बेशक देख लें, कोई अच्छी चीज़ है, कोई 5 मुश्किल है, टाइम नहीं है, तो आप ये देख सकते हैं। अच्छा गाइस, इसके अंदर हमने क्या क्या करना है, पैरासीटामोल को जो है वो लाजमी तौर पर देख लेना है। पैरासीटामोल का मैं आपको बताना चाहता हूँ थोड़ा सा। पैरासीटामोल का दूसरा नाम है एसिटोमाइनोफिन, है आप जानते हैं। इसका जो पैरानाइट्रोफिनोल है, पैरानाइट्रोफिनोल की अगर रिडक्शन करें तो हमें मिलता है पैरामाइनोफिनोल। जी हाँ, पैरामाइनोफिनोल। और पैरामाइनोफिनोल को एसिटिक एनहाइड्राइड और ग्लेशियल एसिटिक एसिड की मौजूदगी में जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमें पैरासीटामोल मिलता है। जी हाँ, तो पैरासीटामोल के अंदर जो अमाइनो बेंजीन ग्रुप है ये बेसिकली इसकी वजह से एंटी पायरेटिक एक्टिविटी होती है। लेकिन जो पैरामाइनोफिनोल है ये मोर टॉक्सिक है एज कम्पेयर टू
हमारे पास जो है पैरासीटामोल। तो पैरामाइनोफिनॉल जो है वो टॉक्सिक मेटाबोलाइट है इसका, बेसिकली जो इंटरमीडिएट जिसमें हमारा रिएक्शन का पार्ट है वो टॉक्सिक होता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप देखने हैं किसके, पैरासीटामोल के। नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग के अंदर एस्प्रिन, और एक और इम्पॉर्टेंट ड्रग मैं ये समझता हूँ ब्रूफन और मेफिनेमिक एसिड, इनका देख लें। टेट्रासाइक्लिन का एसएआर लाजमी तौर पे देख लें। पेंसिलिन का एसएआर लाजमी तौर पे देख लें। 5-फ्लोरोयूरासिल, मेथोट्रेक्सेट, इसका देख लें। उसके बाद टेस्टोस्टेरोन, कोलेस्ट्रॉल, इनके थोड़ा सा आप एसएआर देख लें या प्रॉपर्टीज़ देख लें। सेंसिस ऑफ हीमोग्लोबिन के अंदर क्या स्टेप्स हैं ये आप दो ज़रूर देख लें। इसके बाद मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहता हूँ कि हमारे पास जो जितनी भी CVS ड्रग है उसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट डाइजॉक्सन है। मैं बताता चलूँ उसका 36 आवर्स जो है हाफ लाइफ है, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, वैसे बात ध्यान में आई। तो डाइजॉक्सन का एसएआर देख लें। इसके बाद इंपॉर्टेंट एसएआर हमारे पास कैप्टोप्रिल का है वो देख लें। बीटा ब्लॉकर्स में प्रोप्रानोलोल का इंपॉर्टेंट एसएआर है वो देख लें। इसके अलावा एंड पे मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि फाई की जो केमिस्ट्री है उसका आप चैप्टर नंबर 1 और 2 लाजमी तौर पे देख लें। इसमें बेसिक आपको कंसेप्ट होगा रिसेप्टर्स और ये क्या है। तो गैस मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को काफ़ी हद तक समराइज़ करने की कोशिश की। इसी तरह मैंने आपकी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस और मेडिसिनल केमिस्ट्री को बताने की कोशिश की। मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि आप ये ज़रूर देख लें, क्योंकि इसमें कोई ना कोई MCQ आ जाता है। मोस्टली मेडिसिनल केमिस्ट्री में MCQs नहीं आते, लेकिन फिर भी आपने कुछ ना कुछ तो देखना है। तो कंसाइज एंड कंसेप्चुअल से आप ये मोटी मोटी ड्रग्स जिनका मैंने नाम लिया है, इनके आप लाजमी तौर पर SAR लाजमी तौर पे देख लें। स्ट्रक्चर देख लें इनके कौन कौन से इनकी है। हाँ, मॉर्फिन और कोडीन का भी जो है लाजमी तौर पे SAR देख लें, उसके अंदर कितने बॉन्ड हैं, कितने कार्बन हैं, ये आप लाजमी तौर पे देख लें। गाइस जो UV विजिबल NMR और मैथ्स की बात की है, उनके डिटेक्टर आपने देख लेने हैं। क्रोमेटोग्राफी में आपको मैं बारहा दफ़ा रिपीट कर चुका हूँ कि क्रोमेटोग्राफी आप BS बाल के चैप्टर नंबर 2 से कर सकते हैं। क्रोमेटोग्राफी आप रिमिंगटन में बहुत अच्छी लिखी है, मैंने फार्मास्यूटिक्स की पार्ट 2 वीडियो में आपको बताया कि आप रिमिंगटन से लाजमी तौर पे जो है आप क्रोमेटोग्राफी कर लें। बहुत ही आसान और इम्पॉर्टेंट दिया गया है। सारी टाइप्स HPLC और कॉलम भी वहाँ से कर लें, बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बेसिक दिया गया है। अगर वहाँ से नहीं करना तो वो जो एक नोट्स एक मैडम ने बनाया वहाँ से कर लें। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आप और इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह आप सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़। मुझे दें इजाज़त।